Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और यहाँ पर आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो कि आपके टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, दिल की बीमारी। ठीक है, इसे शॉर्टकट में CVD भी बोलते हैं, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारी बीमारियों के बारे में पढ़ लिया, जैसे कि अल्सर था और फीवर था। फीवर को आप बीमारी नहीं कह सकते हो, इन्फेक्शन बोल सकते हो। और अल्सर के बारे में हमने पढ़ा और इसके बाद में हमने और अभी जो है डायबिटीज़ के बारे में, इसके जस्ट पहले हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी डायबिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो चूंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर में कई सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, और कई सारी बीमारी जो कि आपके दिल से संबंधित होती है, यानी कि दिल को प्रभावित कर रही है, हार्ट को आपके प्रभावित कर रही है। ओके, क्योंकि दिल हार्ट मीन्स कार्डियक होता है और कार्डियक से ही मिलकर के आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बना हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। जो पहली बीमारी है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ये हमारी पहली बीमारी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब चूंकि जहां पर अब हम यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ें, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये बीमारी है जो कि CVD के अंदर में आ रही है। तो इसमें क्या है कि आपका इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है किसका, हमारे जो फैट्स का, यानी कि वसा का, कोलेस्ट्रॉल जिसे आप कहते हो, जो कि हम भोजन से भी ले रहे हैं और हमारे बॉडी में भी उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो सबसे मेन जो रोल है वो है कोलेस्ट्रॉल का। तो सबसे पहले हम इन पर फोकस करते हैं कि इन जो फैट का है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन में, यानी कि इसको डेवलप करने में, इसके विकास में किस तरीके से वो भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हम पढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि रोल ऑफ फैट, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन में किस तरीके से वसा की क्या भूमिका होती है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आपका LDL क्या होता है, SDL क्या होता है, VLDL क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है, यहाँ पर हम लिखते हैं रोल ऑफ फैट, रोल ऑफ फैट इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हमें पढ़ना है आज, हमें वसा की भूमिका पढ़नी है, किस तरीके से वसा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन में, उसके डेवलपमेंट में ये भूमिका निभाता है। तो चलिए फिर, अब इसमें क्या है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो है आपका कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। अब दोनों ही जो है वसा के मुख्य रूप होते हैं, मेन फॉर्म होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। अब ये क्या होता है कि ये दोनों ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैरी किए जाते हैं, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। अब ये जो फैट्स हैं, या फिर आप इनको लिपिड्स भी कह सकते हो, तो ये क्या होते हैं, कुछ तो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, कुछ पार्ट इनका हमें भोजन से प्राप्त हो रहा है, कुछ और कुछ हमारे शरीर में निर्माण हो रहा है इनका।
ठीक है, कुछ तो हम भोजन से लेते हैं और कुछ हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। तो यानी कि और ये कह सकते हो कि ज़्यादातर हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है। ये क्या क्या है? एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल है और दूसरा है आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये दोनों ही आपके भोजन से भी हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमारे शरीर में भी इनका निर्माण हो रहा है। अब क्या होता है कि चूंकि ये जो है, और इनका निर्माण होता कहाँ है हमारे शरीर में? ये होता है लिवर में। हमारे लिवर में इनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? लीवर में। यहीं पर ये बनते भी हैं और यहीं पर ये टूटते भी हैं। ठीक है, तो दोनों काम यहीं पर होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो फैट है, चूंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फैट हैं तो ये फैट में ही सॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होने, यानी कि पानी में ये घुलनशील नहीं होते हैं। और तो ये जो है खुद ब्लड के मतलब आसानी से ये हमारे शरीर में ये जो है आराम से यहाँ से वहाँ जाने में इनको दिक्कत होती है, क्योंकि फैट है और हमारे शरीर में क्या है 70% जो भाग है हमारे शरीर में वो पानी ही है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में इनको ट्रैवल करने में, यानी कि यात्रा करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको दिक्कत होती है, यानी कि ये अकेले नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इन्हें मदद लेनी पड़ती, यानी कि किसी को हमारे शरीर में ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए इन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो है लाइपोप्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। अब देखिए लिपिड का मतलब है कि वसा से आप लीजिए, लिपिड मीन्स वसा, उसको उससे लिंक कीजिए। और वसा क्या है? चूंकि वो अकेले जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन की मदद लेता है। और जब उनसे वो मिलता है तो क्या होता है, वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हो कि इनको यात्रा करने के लिए हमारे शरीर में किसकी जरूरत पड़ रही है? प्रोटीन की। और जब ये इनसे मिल जा रहे हैं, लिपिड और प्रोटीन जब इनसे मिल जा रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं लाइपोप्रोटीन। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? लाइपोप्रोटीन का। अब यहां पर जो लाइपोप्रोटीन है उसको आप एक कैरियर कह सकते हो, संवाहक कह सकते हो। ठीक है, कि क्योंकि ये मदद कर रहा है जो भी फैट है हमारे शरीर में, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये मदद कर रहा है, एक कैरियर की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? ये एक कैरियर की तरह, यानी कि संवाहक की तरह, एक जगह से दूसरी जगह जाने में फैट की। अभी क्या होता है कि इस लाइपोप्रोटीन की मदद से, इसकी मदद से जो भी डाइजेस्टेड फैट है, यानी कि जो भी फैट डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिवर से डाइजेस्टेड जो फैट है, यानी कि जो डाइजेशन हो रहा है फैट का। देखिए लिवर में क्या होता है, फॉर्मेशन भी वहीं पर हो रहा है, निर्माण भी इनका हो रहा है, वहीं पर ये टूट भी रहे हैं और वहीं पर इनका डाइजेशन भी हो रहा है। यानी कि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का, जो कि बहुत सारे काम करता है। यानी कि इसको एक तरीके से हमारे शरीर की आप कह सकते हो ये मशीन कहा जाता है, वर्किंग मशीन बोल सकते हो, कार्य करने वाली मशीन, जो कि हमेशा काम करती रहती है, कुछ ना कुछ कई सारे जो है चीज़ों का ये निर्माण भी करती है और वहाँ पर इनको वो टूटते भी हैं और हमारे शरीर से बाहर निकालने में उनकी मदद भी करती है। जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें हमारे शरीर से जो ज़्यादा हो जाती हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये मदद भी करती हैं। तो इस तरीके से जो लिवर से जब लिवर में जाता है वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है फैट का, और वहाँ से जो डाइजेस्टेड फैट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो आपके शरीर के अलग अलग भागों में ले जाए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं, और किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
जो ये लाइपोप्रोटीन की मदद से, इसकी हेल्प से हमारे शरीर में जो डाइजेस्टेड फैट हैं वो क्या है, और ये डाइजेस्टेड फैट कहाँ पर है, लिवर से आ रहे हैं। ठीक है, ये जो डाइजेस्टेड फैट हैं वो लाइपोप्रोटीन की मदद से हमारे शरीर के वेरियस पार्ट्स में जाते हैं, वहां पर कैरी किए जाते हैं वेरियस पार्ट्स में, यानी कि विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न अलग अलग भागों में इनको कैरी किया जाता है, वहां पर ले जाया जाता है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड वेसल्स के द्वारा, इनके द्वारा ये पहुंचाए जाते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स इनको लेकर के जाते हैं, मदद लेते हैं लाइपोप्रोटीन की, और ये हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। अब जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वहां पर उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। इस तरीके से जो हमारे शरीर की प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। ब्लड वेसल्स को हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिनी। ठीक है, यानी कि रक्त वाहिनी के द्वारा ये डाइजेस्टेड फैट हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं और लाइपोप्रोटीन की मदद ले रहे हैं, ये मत भूलिएगा, लाइपोप्रोटीन की मदद से ही ये जा रहे हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फैट थे वो तो शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच गए और वहां पर उनको यूटिलाइज कर लिया गया क्योंकि ये डाइजेस्टेड थे। लेकिन अब मान लीजिए कुछ जो कोलेस्ट्रॉल हैं जो कि डाइजेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो एक्स्ट्रा हैं, वो बच गए। अब वो क्या होंगे, फिर से दोबारा वो लिवर में जाएंगे। ठीक है, फिर से वो लौट करके रिटर्न होंगे, लिवर के पास जाएंगे, फिर वहां पर उनका डाइजेशन होगा और फिर से वो यही पूरी प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ले रहे हैं वो हमारे शरीर में इस तरीके से इन्हीं प्रोसेस के द्वारा और इन लाइपोप्रोटीन, ब्लड वेसल्स, इन सब के द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये तो हो गया कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, इनके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस के निर्माण में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आते हैं। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन की बात की, तो अब जो हमारा लिवर होता है, ये जो लिवर है ये क्या कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में, आप कह सकते हो कि लाइपोप्रोटीन एक मतलब पैकेज के रूप में इनको रखता है। जो लिवर है कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि वहां पर उनका फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो लिवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक पैकेज के फॉर्म में रखता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी कई सारे कोलेस्ट्रॉल से, अलग अलग तरीके के कोलेस्ट्रॉल से मिल करके बना होता है। इसमें कई सारे होते हैं जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक पैकेज के फॉर्म में रखता है, पैकेज, ठीक है, पैकेज के फॉर्म में ये रखता है, जिसे कहते हैं, इस पैकेज को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। क्या कह रहे हैं, इस पैकेज को बोल रहे हैं लाइपोप्रोटीन, ठीक है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन ही मदद कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को यहां से वहां ले जाने में, तो ये इसी फॉर्म में इसको रखता है। ओके, इस पैकेज को बोल रहे हैं हम लाइपोप्रोटीन। अब ये जो लाइपोप्रोटीन है, जो कि आपका लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसको। अब ये जो लाइपोप्रोटीन होता है, इसके मुख्य ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, चलिए, तो पहला है आपका, उसे कहते हैं हम पहला काइलोमाइक्रॉन। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो भी हम टर्म्स की बात कर रहे हैं और जो इस डिजीज में जो भी हम यहाँ पर टर्म्स लिख रहे हैं ना, उसका आपको इंग्लिश में ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा।
वो आपके लिए ज़्यादा सही, क्योंकि एज सच ही ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका काइलोमाइक्रॉन्स। दूसरा है VLDL, जिसे कि हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ध्यान रखिएगा, लाइपोप्रोटीन क्या है, एक संवाहक की तरह काम कर रहा है। ओके, फिर तीसरा क्या है आपका HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और चौथा है आपका LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो लगभग हर एग्जाम में आपके इसमें से एक दो तीन क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, नहीं तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप जरूर पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ भी जो है मिस मत करिए, अदरवाइज आपका जो है लॉस हो सकता है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया देन आपका जो है इसमें लॉस हो सकता है। तो ठीक है, चलिए ये है आपका लिवर जो है, जैसा हमने बताया कि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को पैकेज के फॉर्म में रखता है, जो कि लाइपोप्रोटीन कहते हैं उसको। और ये 4 प्रकार के होते हैं, काइलोमाइक्रॉन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL और LDL। ठीक है, ये 4 हो गए आपके, चारों लाइपोप्रोटीन हैं, इसी के फॉर्म है। ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जिन्हें की पैकेज के फॉर्म में रख रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ये जो लाइपोप्रोटीन है एज अ कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये उनको ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं इन चारों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काइलोमाइक्रॉन। सबसे पहला है हमारा काइलोमाइक्रॉन। अब देखिए काइलोमाइक्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो अब काइलोमाइक्रॉन क्या करता है, ये क्या करता है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को उनको जो है कैरी करने का काम करता है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को जो कि उसमें अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको सिर्फ काइलोमाइक्रॉन का काम क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को कैरी करने का काम करते हैं। स्पेशली जैसे अब यहाँ पर हम काइलोमाइक्रॉन की बात करेंगे, HDL, LDL और VLDL की बात करेंगे, तो सबका सब एक मुख्य रूप से किस चीज को कैरी कर रहे हैं ये अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो काइलोमाइक्रॉन जो है मुख्य रूप से किसको कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है ट्राइग्लिसराइड को, ट्राइग्लिसराइड को ये कैरी करता है। ठीक है, यानी कि उनको हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम ये काइलोमाइक्रॉन कर रहा है। उसके बाद में दूसरा है VLDL, ये तो आपका पहला हो गया। फिर दूसरा है VLDL। अब ये जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये क्या काम करता है, ये भी ट्राइग्लिसराइड को कैरी करने का काम करता है, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं ट्राइग्लिसराइड को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो कि लिवर में जिनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लिवर में जिनका फॉर्मेशन हो रहा है उन्हीं ट्राइग्लिसराइड को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लिवर के बाहर जो होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करेगा, लेकिन जो लिवर में है सिर्फ उन्हीं ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ओनली ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड
देखिए मैं यहाँ पर हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं आई थिंक उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी में भी इसको डिक्टेट कर दे रही हूँ। ओनली ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म्ड इन द लिवर, यानी कि जिनका जो लिवर में जिनका फॉर्मेशन हो रहा है बस उन्हीं ट्राइग्लिसराइड को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमें डाइट से मिल रहे हैं ट्राइग्लिसराइड उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये नहीं करते हैं। जबकि जो काइलोमाइक्रॉन है ये दोनों को, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, ये बोथ, यानी कि जो हमें डाइट से मिल रहे हैं और जो हमारे लिवर में जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरी करने का काम कर रहा है। VLDL सिर्फ और सिर्फ जो लिवर में फॉर्मेशन जिनका हो रहा है उन्हीं ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं VLDL के बाद हम बात करेंगे। अच्छा हाँ, VLDL में अभी बाकी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट की बात, ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब VLDL क्या करता है, चूंकि ये इस पर लोडेड फैट होता है, यानी कि ढेर सारे फैट को लेकर के चलता है अपने साथ में, पूरी बॉडी में घूमता रहता है और ब्लड वेसल्स की सहायता से, यानी कि उन्हीं के थ्रू ये ट्रैवल करता है और जाता है, फिर हमारे शरीर में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर जो है ये खुद खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से ये खाली हो जाता है। अब जब ये पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो उस जो एम्प्टी VLDL होता है वो आपका LDL में कन्वर्ट हो जाता है। VLDL का मतलब इसका फुल फॉर्म जो था वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। अब ये जब पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो जो एम्प्टी VLDL बनता है, यानी कि जब पूरा अनलोडेड हो जाता है, पहले तो लोडेड रहता है फैट से, अब जब ये पूरे शरीर में हमारे ट्राइग्लिसराइड को पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो ये खाली हो जाता है। अब ये जो खाली VLDL है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है LDL में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है LDL का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम यहाँ पर, यानी कि अब ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि एम्प्टी VLDL को क्या कहते हैं, देन आप ये बता सकते हो कि इसको LDL बोलते हैं। ओके, एम्प्टी VLDL इज कॉल्ड LDL। अब चलिए, अब जो LDL है, अब इस पर हम डिस्कस करते हैं कि LDL क्या होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब देखिए, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल हिंदी में अगर कहें तो। ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल इनको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो चलिए पहले उसको जानने से पहले हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो LDL होता है ये आपका कोलेस्ट्रॉल का मेन कैरियर होता है। जो LDL है ये कोलेस्ट्रॉल का मेन कैरियर होता है, मेन कैरियर यानी कि मुख्य संवाहक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे शरीर में, ये उसका मुख्य संवाहक होता है LDL, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का है ये मेन, किसके लिए हम कह रहे हैं, अब हम ट्राइग्लिसराइड की बात नहीं कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड का काम हो चुका है काइलोमाइक्रॉन के द्वारा और VLDL के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं LDL की, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का मेन कैरियर है, यानी कि मुख्य संवाहक है। अब ये क्या करता है कि अब चूंकि ये हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के थ्रू ही कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करेगा ये LDL, तो ये क्या करता है, जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है हमारे शरीर में, तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, यानी कि एक तो स्टैंडर्ड अमाउंट है जो कि अभी हम आपके साथ आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाएंगे कि कितना स्टैंडर्ड है और कितना आपके लिए हानिकारक है, यानी कि डेंजरस है। ओके, तो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो एक आपका लेवल है, एक स्टैंडर्ड है कि हाँ इतना LDL होना चाहिए, LDL लेवल
कितना होना चाहिए, यानी कि अगर उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो वो एलडीएल क्या कर जब ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, हम जब कोलेस्ट्रॉल जब हम चाहे डाइट से अधिक ले रहे हैं, देखिए हमारे बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन जो हम डाइट से ले रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है। हम अगर बैलेंस्ड अमाउंट में ले रहे हैं देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी उससे अधिक अगर ले रहे हैं तो क्या होता है कि तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब क्या होगा कि ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं उसी के माध्यम से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि उसको कैरी किया जा रहा है। तो क्या होता है कि जब ये लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो एलडीएल पीसेज हैं, ये कोलेस्ट्रॉल ही हैं, तो जो एलडीएल पीसेज हैं इनका जो है ये धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स की दीवारें होती हैं उनमें क्या होते हैं, स्टक होने लगते हैं, यानी कि उसमें चिपक जाते हैं। अब अगर हम उस टाइम पर कंट्रोल हमने कर लिया देन ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू अब उसी लेवल पर ही अपने डाइट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को अगर लेते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होती हैं कि जो रक्त वाहिनियां की दीवारें हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दीवारें हैं, ये आपकी रक्त वाहिनियां हैं, ओके। अब जैसे भी होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर पर मत जाइएगा, ठीक है, ये मान लीजिए ये रक्त वाहिनियां हैं हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। तो अब क्या है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल स्पेशली, ये इसकी जो दीवारें हैं रक्त वाहिनियों की, इसके अंदर ये चिपकने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चिपक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं। अब क्या होगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको लेते रहोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये और बढ़ते जाएंगे और चिपकते जाएंगे, ये और मोटी होती जाएंगी, जो दीवारें होंगी वो मोटी होती जाएंगी और हार्ड होती जाएंगी। और इसके साथ साथ में क्या होगा, अब जो रास्ता है ये अब जब मोटी हो जाएंगी इनकी दीवारें तो इनका रास्ता भी नैरो हो जाएगा। देख रहे हो आप, दीवारें हैं, अब दीवार में कुछ चिपक जाएगा तो क्या होगा, जो उनके बीच में रास्ता था वो तो नैरो हो जा रहा है ना, यहाँ पर ये जो रास्ता है ये क्या हो रहा है, नैरो हो जा रहा है, यानी कि सकरा हो जा रहा है। और ये है वॉल्स, यानी कि रक्त वाहिनी की दीवार। दीवार है और ये है एलडीएल पीसेस जो कि इस पर धीरे धीरे चिपकते गए। अब ये धीरे धीरे चिपकते चिपकते क्या हो गया, जो रास्ता था, ये ब्लड वेसल्स के बीच में जो रास्ता था जो कि पहले ठीक ठाक रास्ता था, आसानी से इससे जो है जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे थे, ब्लड भी इसमें प्रवाहित हो जा रहा था आसानी से, पानी भी प्रवाहित हो जा रहा था जो भी, ठीक है, और जो मिनरल्स है वो भी चले जा रहे थे, यानी कि सब कुछ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा था, कोलेस्ट्रॉल भी पहुंच रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जब ये इसमें एलडीएल पीसेस चिपक जाएंगे दीवारों में, दीवारें मोटी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी, जो रास्ता होगा वो नैरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो उनके जाने का रास्ता था वो जो है धीरे धीरे बंद हो रहा है। और ये लेवल अगर आप कंटिन्यू कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाती हैं ऐसे, यानी कि जब बहुत अधिक लेते रहे तो चिपकते चिपकते क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लॉक हो गया, जब ब्लॉक हो जाता है तभी जो है क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड का, ऑक्सीजन का, हर एक चीज का सर्कुलेशन हमारे शरीर में रुक जाएगा और उसका परिणाम क्या होता है, अटैक आना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो बता रहे हैं कि इस वजह से क्या होता है, जब एलडीएल पीसेस में चिपक जाते हैं दीवारों में तो ये जो है जो दीवारें थी वो सक्रिय हो गई, दीवारें मोटी हो गई और हार्ड हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, अच्छा कुछ इसमें जो है रिलैक्सिंग फैक्टर भी होते हैं जो यहाँ पर हाई एलडीएल क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं
यहाँ पर कुछ रिलैक्सिंग फैक्टर भी रहते हैं जो कि दीवारों को रिलैक्स करने का भी काम करते हैं। रिलैक्सिंग फैक्टर, ठीक है, रिलैक्सिंग फैक्टर का मतलब है जो कि रिलैक्स करने का काम करते हैं, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मान लीजिए इस रीजन की नहीं वजह से, लेकिन हाँ बीच बीच में मान लीजिए किसी अदर रीजन की वजह से अगर वो सक्रिय हो रही हैं तो क्या होता है, उनको रिलैक्स करते, बीच बीच में रिलैक्स करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये एलडीएल अधिक मात्रा में आप ले रहे हो, यानी कि जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है इनका ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो ये जो रिलैक्सिंग फैक्टर है वो भी क्या होता है, घटने लगता है, कम होने लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो दीवारें हैं, अब चूंकि उसमें एक तो चिपक रहा है, स्टक हो रहा है, ऊपर से जो रिलैक्स उसको कर रहा था, उसको फैलाने का काम कर रहा था, वो भी घट गया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो है धीरे 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 वो ब्लॉक होने लगती हैं और इस तरीके से वो फैल नहीं पाती हैं। इसी वजह से जो एलडीएल है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर, अब चूंकि ये यहाँ पर जब यहाँ से ये पास ही नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारे शरीर के जो अलग अलग भाग में जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो एक ही जगह पर जब वो ब्लॉक होने लगेगा तो वहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और जो है वो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का निर्माण करने लगता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, इसको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वजह से इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। यही रीज़न है कि एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर से उठाता है और हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है, और अगर बीच में ये स्टक हो जा रहा है, अगर अधिक मात्रा होती है तो फिर ये ब्लॉक कर देता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं एसडीएल के बारे में। ये तो हमारा एलडीएल हो गया, अब है एसडीएल। अब जो एसडीएल है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जा रहा है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और एसडीएल के बीच में डिफरेंस जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ये जस्ट एलडीएल के अपोजिट काम करता है, यानी कि उसके विपरीत काम करता है। एलडीएल हमने बताया क्या काम करता है, ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है, ठीक है। और तो इससे क्या होता है, अगर बाई चांस ये स्टक हो गया बीच में तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और ये बीमारी, डिजीज कॉज करेगा। और एसडीएल क्या करता है, ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट से, ठीक है, शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कोलेस्ट्रॉल को उठाता है, लेता है और लिवर के पास लेकर के जाता है, यानी कि जस्ट एलडीएल के अपोजिट काम करता है। एलडीएल के विपरीत इसका काम होता है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट काम होता है। एलडीएल हमारे लिवर से फैट को उठा रहा है और शरीर के अलग अलग भागों में ले जा रहा है, और ये एसडीएल क्या करता है, ये जो है आपके शरीर के अलग अलग भागों से कोलेस्ट्रॉल को लेता है, ठीक है, और उनको लिवर तक लेकर जाता है। अब चूंकि देखिए शरीर के जो हमारे अलग अलग भागों में हैं, जितना जहां पर जरूरत होगी, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो वहां पर यूज हो जाएगा उनका, यानी कि वो वहां पर यूटिलाइज हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बचेगा वही उनको एसडीएल क्या करेगा, वहां से लेगा और लिवर के पास लेकर के जाएगा, और जब ये लिवर में जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो टूट जाता है, यानी कि बाइल एसिड्स के फॉर्म में टूट जाता है, बाइल एसिड में टूट जाता है। ये लिवर में लेकर गया कोलेस्ट्रॉल को, लेकर गया कहां पर, लिवर में, और लिवर में बाइल एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। बाइल एसिड, ये बाइल एसिड क्या होता है, ये आपके फैट के डाइजेशन में मदद करता है, फैट के पाचन में और अवशोषण में मदद करता है, पाचन और अवशोषण में ये मदद करता है, यानी कि उनके डाइजेशन में और उनके एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है बाइल एसिड। तो अब क्या होता है, लिवर में बाइल एसिड का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल लिवर में पहुंचा, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, जो शरीर के अलग अलग भागों से लिया गया था, जो वहां पर यूटिलाइज हो गया, वो तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन
और जो कोलेस्ट्रॉल थे उसको ये लिवर में गया, लिवर में बाइल एसिड था पहले से ही, और तो क्या हुआ, अब बाइल एसिड क्या करेगा, ये मतलब बाइल एसिड में ये जो है कन्वर्ट भी कर रहा है, इनको जो कोलेस्ट्रॉल है इनको बाइल एसिड में भी कन्वर्ट कर रहा है, और बाइल एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, यानी कि लिवर में ऑलरेडी बाइल एसिड्स हैं, ठीक है, क्योंकि बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से ही हो रहा है, तो कुछ वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, और जो कोलेस्ट्रॉल है उनको वो कन्वर्ट भी कर देगा, लिवर इनको कन्वर्ट भी कर देगा, तो वहां पर जो बाइल एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, बाइल एसिड का काम है फैट के पाचन और अवशोषण में मदद करना, तो ये तो आपका अपना ये फैट को अवशोषित करने में और पाचन करने में लग जाएगा, और जो अगर मान लीजिए कुछ और बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, शरीर से हमारे बाहर निकल जाते हैं, यानी कि एक्सक्रीट हो जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन हो जाता है, निकल जाते हैं शरीर से हमारे, ठीक है, यानी कि स्टूल्स में हमारे जो फीकल पार्ट है उनमें जो है ये निकल जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिवर में जा रहा है, वहां पर टूट जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जो बाइल एसिड में कन्वर्ट हो गया, या तो जो और बचा हुआ टूट करके हमारे शरीर के स्टूल्स में वो बाहर निकल गया फीकल पार्ट के थ्रू, तो इस तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ नहीं पाता है, इस वजह से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा है, जबकि एलडीएल क्या था, इसके अपोजिट काम कर रहा था, उसको इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जा रहा था। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ पर रोल ऑफ फैट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से जो वीएलडीएल है, एसडीएल है, एलडीएल है, और काइलोमाइक्रॉन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, इनका क्या रोल है, लाइपोप्रोटीन का क्या रोल है, तो ये सब चीज़ें आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी इसमें चीज़ नहीं समझ में आ रही, देन आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एथेरोस्क्लेरोसिस को स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ में हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने जो है आपको इसके पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें कि हमने फूड ग्रुप्स पढ़ाया हुआ था, उसमें दालें और दलहन पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, पूरा उनको कैटेगराइज करते हुए हर एक के बारे में, और सैचुरेटेड और यानी कि संतृप्त वसा और जो असंतृप्त वसा है उनमें क्या अंतर है, ओमेगा 6 में ओमेगा 3 में क्या अंतर है, उनके स्रोत क्या क्या हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके अंदर कौन कौन से फैटी एसिड आते हैं, ये सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में, दालें और दलहन में। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, देन आप जो है उस वीडियो को हमारे देख लो, वहाँ पर आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर जो हम यहाँ पर आपको हर डिजीज में जो भी हम पढ़ाएंगे आगे फर्दर, वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज आपको समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जो है फूड ग्रुप में दालें और दलहन, वो आप एक बार देख लो, उससे आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर, अगर आप मेरा वीडियो जो आज हमने आपको समझाया है, अगर ये आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, देन लाइक ज़रूर करिए, और अगर अच्छा लग रहा है देन सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं होम साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सबके साथ में शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे फर्दर हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।